अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी। और आज हम जो एक एडवांस अकाउंटिंग का एक चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये शायद बीबीए में भी हो और बीकॉम में भी, तो बीकॉम में तो लाजमी है ये वाला, बीकॉम पार्ट 2 में लाजमी है ये वाला चैप्टर। और एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9 है ये। एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9 है ये। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आप इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ठेके ठेके के हिसाब से लेते हैं। मतलब अब एक डीलर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो मतलब मिस्टर बी एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो मिस्टर ए के लिए एक घर बनाता है और घर बनाने का एक ठेका लेता है। तो ये ठेके के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इस चैप्टर में हम उनको देखेंगे। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, एक ठेकेदार है जो मुख्तलिफ सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ब्रिजेस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मुख्तलिफ किस्म के मतलब कंस्ट्रक्शन काम के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो आप एक बिजनेस लॉ में जो लॉ की डेफिनेशन है वो तो पढ़ चुके हैं कि एनी एग्रीमेंट या प्रोमिस विच इज इनफोर्सेबल एट लॉ। मतलब ऐसा कोई भी प्रोमिस या एग्रीमेंट जो कि जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस लॉ की डेफिनेशन को नहीं लेंगे क्योंकि बिजनेस लॉ एक बिल्कुल ही अलग, हर चीज़ उनका जो लॉ है उसकी हर 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 वर्ड का एक अलग मीनिंग है। जैसा कि उसका वर्ड एक अलग मीनिंग है, बिजनेस लॉ में एक वर्ड एक टर्म यूज़ होती है जो कि कलरम हम उसको कहते हैं उर्दू में, लेकिन हम आम ज़बान में उसको वर्ड नहीं, उसको कैंसिल कह सकते हैं। लेकिन क्या नाम है, बिजनेस में हर चीज़ की एक अलग डेफिनेशन है और लॉ में हर चीज़ की एक अलग डेफिनेशन है और बाकी आम जो रूटीन में हम हर चीज़ की अलग डेफिनेशन लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि ये एडवांस अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं तो इसमें हम उसकी लॉ वाली डेफिनेशन ही अलग अपने तौर पर देखते हैं। एनी वर्क which is done against any consideration is called contract। यहाँ पे एनी वर्क की बजाय एनी प्रोमिस कर लें आप, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनी प्रोमिस विच इज डन अगेंस्ट एनी कंसिडरेशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट असल में हम इसको यहाँ पे लेके कैसे, इसकी पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दो पर्सन है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कॉन्टैक्ट किया, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कॉन्टैक्ट किया, राब्ता किया और उसको कहा कि तुम मेरे लिए एक घर की तमीर करो, एक घर की कंस्ट्रक्शन करो, मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करता हूँ। तो ये एग्रीमेंट, ये मिसाल के तौर पर घर का एग्रीमेंट किया कि मिस्टर ए ने कहा ठीक है मैं आपके लिए मिस्टर बी आपके घर की तमीर करता हूँ। मतलब मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब मिस्टर ए ने कहा ठीक है, मिस्टर बी से कहा कि ठीक है मैं आपके लिए आपका घर कंस्ट्रक्शन करता हूँ। तो ये मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ठीक है
मिस्टर ए मिस्टर बी की बिहाफ पे घर की, या मिस्टर ए मिस्टर बी के लिए घर की कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब इनको कहते हैं क्या है, अब हर जुबान में जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अब ड्रॉई हर चीज़ का एक हर पर्सन के एक अकाउंट्स में हम एक अलग लैंग्वेज के लिए, जैसे लॉ में हम हर चीज़ के लिए एक अलग वर्ड यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग में भी हम हर चीज़ के लिए एक अलग टर्म यूज़ करते हैं। तो मिस्टर ए जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। और मिस्टर बी जिसके लिए काम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, मसलन के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट में जो घर बनाएगा उसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे, और जो जिसका घर बनेगा उसको हम कॉन्ट्रैक्टी कहेंगे, और जो काम होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने रजिस्टर पे या नोट पे कॉपी कर लीजिए। इसके आगे फिर हम फर्दर लेके इसको मैं भी इरेज कर दूंगा, फिर आगे से हम इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे हमने देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को हमने बनाना कैसे है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस किस टाइप का होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की स्टूडेंट्स दो टाइप होती हैं। नंबर वन, द कॉन्ट्रैक्ट which is complete in one अकाउंटिंग ईयर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और नंबर टू पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट which is which does not completed या complete in one ये दो टाइप्स में ये अकाउंट्स की होती हैं। नंबर वन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट हो जाता है, और एक दूसरे नंबर दो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हमारा जो सिलेबस है एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9, उसमें इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, या इसका एक अदर क्वेश्चन आ भी सकता है अगर आ जाए। बहरहाल हमारा हमारी जो पूरी एक फोकस होगा वो इसके गिर्द होगा। हमने जो पूरा देखना है अपना सिलेबस, वो हमारे जो सारे सवाल है वो ये दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है इस पे बेस करते हैं। जब हम इसको करेंगे क्वेश्चन में, मैं आपको समझाता हूँ इसका आगे, इसमें मैं आपको इसका भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सिखा दूंगा और इसका भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। लेकिन जब इसका सिखाएंगे उसको इसका ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो चलिए इसको भी रेस करते हैं और देखते हैं जब इसमें बनता क्या क्या, चैप्टर में हमें बनाना क्या क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक कॉन्ट्रैक्टर है, मिसाल के तौर पर मिस्टर ए एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही अकाउंट का एक ही कॉन्ट्रैक्ट लेगा, मतलब एक ही बंदे से कॉन्ट्रैक्ट लेगा। शायद उसने मिस्टर बी से भी कॉन्ट्रैक्ट लिया एक घर बनाने का, साथ ही उसने गवर्नमेंट से भी एक कॉन्ट्रैक्ट लिया एक सड़क बनाने का, साथ ही उसने मिस्टर सी से भी एक कॉन्ट्रैक्ट लिया एक वो बनाने का, प्लाजा बनाने का, साथ साथ उसने एक साइड ब्रिज बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया हो। तो वो एक ही मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट एक ही वक्त में काम कर रहा था मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे। तो हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग प्रॉफिट या लॉस बनाने के लिए या अपनी पोजीशन हर कॉन्ट्रैक्ट पे अलग अलग से देखने के लिए कि फलाने अकाउंट से कॉन्ट्रैक्ट नंबर ए से मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है या लॉस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर बी से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर सी से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो देखने के लिए कुछ चीज़ें बनाता है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। नंबर 3, वर्किंग प्रोसेस अकाउंट। नंबर 4, बैलेंस शीट। ये चार जो चीजें हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टर अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करता है, एक सिंगल अकाउंट, हर सिंगल अकाउंट के अलग अलग के लिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने दो कॉलम बना लिए हैं, एक ये कॉलम, ये चार कॉलम टोटल बनेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पहला कॉलम रेफरेंस या डिटेल्स का, अमाउंट या रुपीस, फिर रेफरेंस या डिटेल का, और फिर अमाउंट या रुपीस। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी चीजें आएंगी वो मैं आपको पहले बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, डेबिट साइड पे इसके क्या आएगा, तो सबसे पहले डेबिट साइड पे इसके ऑल एक्सपेंसेस आएंगे। ऑल एक्सपेंसेस, अब उसमें क्या क्या हो सकता है, वेजेस,
मटेरियल, लेबर, किसी भी किस्म के चार्जेस, मतलब कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके डेबिट साइड पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट भी आएगा। फिक्स एसेट पे जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एक और थ्योरी है कि आप इसके जो अब इसमें कुछ अब यहाँ पे कुछ फिक्स एसेट भी आ जाते हैं, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गई, मतलब किस्म के फिक्स एसेट्स भी आ जाते हैं। अब उन फिक्स एसेट को या तो इसमें रिकॉर्ड कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड करना है तो उनके ओपनिंग बैलेंसेस को टोटल यहाँ पे ले लेना है आपने, और क्लोजिंग बैलेंस को आपने यहाँ पे लेना है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके। लेकिन अगर आपने क्लोजिंग बैलेंसेस इधर नहीं लेने और ओपनिंग बैलेंस भी इधर नहीं लेने तो आपके सारे डेप्रिसिएशन, सिर्फ आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन ले लें तो वो भी बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में फिक्स एसेट का कोई काम नहीं है इतना। अब इसकी क्रेडिट साइड पे क्या आता है ये चीज समझने वाली है। अब ये वो अकाउंट है, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी कि सिर्फ ये छोटी सी एक फर्क है। वो अकाउंट जो एक साल में कॉन्ट्रैक्ट जो एक साल में कंप्लीट हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक साल में कंप्लीट नहीं होता। उसमें एक छोटी सी एग्जांपल है, सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ वो अकाउंट जो एक साल में कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, वर्क इन प्रोग्रेस की यहाँ पे आपने एक हेडिंग देनी है। उसमें आएगा नंबर 1 वर्क सर्टिफाइड, और नंबर 2 पे आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड में क्या फर्क है, यहां मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अब मैं अब जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, 13 माह का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो अकाउंट ले रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ जो एक साल में कंप्लीट नहीं होता, एक साल से उसको ज्यादा लगता है, वहां अकाउंटिंग पीरियड से उसको ज्यादा टाइम लगता है। तो जब जितना काम किया जाए उतने हिसाब से उसको कॉन्ट्रैक्टर को पैसे भी साथ साथ मिलते जाते हैं। मतलब 50% उसने काम कर लिया तो उस हिसाब से उसको पैसे मिल गए, 40% उसने काम कर लिया तो उस हिसाब से उसको पैसे मिल गए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जब पैसे लेने हो कॉन्ट्रैक्टी से तो कॉन्ट्रैक्टर को कहेगा कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को कहेगा कि सर मैंने 40% काम कर लिया सो अब उसके मुताबिक मुझे पैसे दे दें। वो ऐसा नहीं होता। अब उसने कॉन्ट्रैक्टी ने ये चीज़ देखने के लिए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कॉन्ट्रैक्टर को वो कितने % कंप्लीट हो चुका है, उसने उसके लिए इंजीनियर भी रखे हो सकते हैं, या वो खुद भी जाके चेकिंग कर सकता है। 6 माह बाद जाके चेकिंग कर ली, 3 माह बाद चेकिंग कर ली जाके उसने। ठीक है, तो अब एक चीज़ है कि जब ये समझ लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर साहब ने कहा कि मैंने तो ये 75% जो हिस्सा इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर ने तो कह दिया कि मैंने सर आपका 75% काम कर लिया, अब मुझे आप 75% के हिसाब से पैसे दे दें। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी भी इतना वो नहीं था, बेवकूफ़ नहीं था। वो उसने अपने इंजीनियर को भेजा या वो खुद गया अपने काम पे, अपनी साइट पे जहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्टर काम हो रहा था। उसके इंजीनियर ने उसका किया, जब चेकिंग की, इंस्पेक्शन की, तो उसने कहा नहीं सर आपने 75% नहीं, आपने ये
जो 50% काम है, 50% जो एरिया है, इस पर काम किया है। अभी जो 75% काम है ये आपने नहीं किया, तो ये 50% जो बच गया है ये हमारा वर्क सर्टिफाइड है, और जो बाकी जो 25% रह गया ये हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है। अब जरूरी नहीं है कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड ऐसे ही डिफाइन हो। अब एक चीज बात है कि जब लास्ट टाइम जब इंस्पेक्शन की थी उसने कॉन्ट्रैक्टी के इंजीनियर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उस वक्त काम 50% कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन अब जो अगला विजिट है वो 6 माह बाद होना है कॉन्ट्रैक्टी के इंजीनियर का या कॉन्ट्रैक्टी का। तो उतनी देर में 31 दिसंबर आ गया, ये लास्ट डेट ऑफ अकाउंट क्लोजिंग आ गई, जिस दिन अकाउंट क्लोज करने हैं। तब जिस दिन क्लोज करने हैं अभी तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना विजिट करना है, तो मतलब शायद काम इतना ही कंप्लीट हो गया हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट्स में, कॉन्ट्रैक्टी के इंजीनियर में 50% ही काम कंप्लीट है। लेकिन अगली एक्सपेंशन तक क्योंकि हम काम ही लेके जा सकते, उतनी देर तक तो 75% काम हो चुका है, लेकिन अकाउंट जब अगला राउंड करेगा उसका कॉन्ट्रैक्टी का इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टी, तभी देखिएगा ना कि 75% काम हो गया है, तो उस सूरत में भी ये जो बाकी के जो 25% हिस्सा ये वर्क अनसर्टिफाइड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर क्लोजिंग बैलेंसेस, मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद उसका हो गया शायद किसी भी किस्म का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस है, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, जिसका किसी भी चीज़ का कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वो हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके हम दो हिस्से कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। ठीक है, हमने यहाँ पर टोटल किया, इसका ये समझिए 1 लाख का था, ये 25,000 का था, ये भी 25,000 का था, तो यहाँ पे ये 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसका भी सारा किया, इसका भी सारा, इसका भी ऐसा किया, तो प्रॉफिट हमें आ गया मिसाल के तौर पर 15,000। ठीक है, 50,000 का यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट कैरी डाउन। प्रॉफिट कैरी डाउन यहाँ पे प्रॉफिट लिख के इसको हम अगले अगले यहाँ पे नीचे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, 15,000। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जब जितना परसेंट कंप्लीट काम हो चुका होता है, अब पैसे कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को फुल्ली पैसे, मतलब अगर 75% काम कंप्लीट हो चुका है तो कभी भी 75% के पैसे उसको कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देगा कॉन्ट्रैक्टी। उसकी एक जनरल रीजन ये है कि शायद उसकी नीयत में खोट आ जाए, वो लेके भाग जाए, जितना से काम कर लिया उसने उतने उसको पैसे मिल गए हैं तो लेके भाग जाए। तो ये कभी भी नहीं करता, उसका भी वो रिटेंशन मनी, मतलब रिटेंशन मनी का मतलब होता है कुछ ना कुछ हिस्सा अपने पास जरूर रखता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेफरेंस की जगह और नहीं, यहाँ मैं रेफरेंस देख रहा हूँ, बाद में मैं मिटा दूंगा। ठीक है, रिटेंशन मनी। अब रिटेंशन मनी कुछ ना कुछ पैसे जो है कॉन्ट्रैक्टर अपने पास जरूर रखता है। वो काम जब 100% कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, या उसके भी कुछ 6 माह साल बाद जाके मिलता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने चेक करना होता है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम किया है वो ठीक किया है, चीज़ें ठीक बनाई हैं, जलजिला प्रूफ जो चीज़ें अंदर लगाई हैं ठीक है, सीवरेज का काम ठीक है। जब वो बिल्कुल 6 माह बाद सेटिस्फाई हो जाता है अपने काम कॉन्ट्रैक्टर के काम से, तब वो जो रिटेंशन मनी बाकी जो बच जाती है उसको देता है कॉन्ट्रैक्टी को। तो इसके यहाँ से इसको 2 फायदे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भागता नहीं है
और एक उसको सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर काम खराब है तो मैं ना दूंगा, ठीक है। तो रिटेंशन मनी मतलब 75% काम कंप्लीट हो गया, उसके मुताबिक उसको पैसे मिल रहे हैं, 1 लाख रुपया बन रहा है, तो शायद वो 20% अपने पास रख के क्या नाम है 80,000 दे दे, या 70% भी दे सकता है, 90% भी दे सकता है, ये मुख्तलिफ केसेस में वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटेंशन मनी का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, रिटेंशन मनी इज इक्वल टू कैश received over work सर्टिफाइड, ठीक है। यहां से हमें एक मिसाल मिली कि कैश रिसीव कितना किया, कैश रिसीव किया किसके मुताबिक, वर्क सर्टिफाइड के मुताबिक। मिसाल के तौर पर 1 लाख अगर कैश है, 1 लाख अगर कैश है, कैश क्या नाम है 80,000 कैश रिसीव किया 1 लाख के मुताबिक, तो बस 80% 20% आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैश रिटेंशन परसेंटेज आपके पास आ जाएगी यहाँ से कैश, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब प्रॉफिट सारा तो नहीं एंजॉय कर सकता ना कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, उसको 15,000 का प्रॉफिट आ तो गया, ठीक है, लेकिन वो कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी इसको सारे का सारा एंजॉय नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रिजर्व में रखेगा। एक मुश्किल वक्त भी आ सकता है, शायद कॉन्ट्रैक्टी पैसे देने से इनकार कर देते, क्या काम वहां पे थोड़ा बहुत रिजर्व में हम प्रॉफिट कुछ अपने पास ले जाएंगे, कुछ प्रॉफिट को हम रिजर्व में ले जाएंगे, ठीक है। इसको मैं रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, वो लगेगा प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड ओवर वर्क सर्टिफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। कैश रिसीव में से कैश रिसीव को डिवाइड कर देंगे वर्क सर्टिफाइड पे, कैश रिसीव रेशो, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे 15,000 ज़रब 2/3, ठीक है, इंटू वर्क सर्टिफाइड, मिसाल के तौर पे कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जब इसको किया, इसका टोटल आंसर किया, तो हमारे पास आ गया 8,000, उसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे 8,000 हमें पता लग गया कि हम 8,000 का जो प्रॉफिट है वो हम इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 8,000 और रिजर्व 7,000, ठीक है। और यहाँ पे भी तो लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेड मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि वो मैच ना हो, ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ 2/3 इंटू कैश received into work certified, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले से लिख के आंसर आएगा, उसको हमने अपने प्रॉफिट में लिख लेना है, मतलब प्रॉफिट हम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है।
और जो बाकी का जो प्रॉफिट में से लेस कर इस प्रॉफिट में से इसको लेस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको हम रिजर्व में ले जाएंगे। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि कोई भी प्रॉब्लम पड़ सकती है फ्यूचर के यूज़ के लिए। जैसे कंपनी को भी प्रॉफिट होता है, उसका कुछ हिस्सा रिजर्व में ले जाती है, कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर्स में तकसीम कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसमें बनेगा, अच्छा अब इसकी समझ आ गई, इसको रोक के तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनेगा इसमें। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अब केस में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जो कि दूसरी माध्यम वो था अकाउंट इसमें बनने वाला, वो कैसे बनेगा। अच्छा, अब एक कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, मिसाल के तौर पर 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, उसमें से पैसे बारी बारी मिलते हैं, मतलब अगर 40% काम कंप्लीट कर लिया कॉन्ट्रैक्टी, 50% काम कंप्लीट कर लिया कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसको उसका 50% नहीं, उसको 50% में से भी जो पैसे मिलने चाहिए उसका भी 80% मिलेगा। 20% कॉन्ट्रैक्ट अपने पास ही रखेगा रिजर्व में, ये हमने पीछे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखा है। ठीक है, अब इसमें वो देखता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये बनाता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ये देखने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर से उसने पैसे ले कितने लिए और बाकी उसका रह कितने गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर ये देखता है कि अभी तक उसने कॉन्ट्रैक्टी से कितने पैसे रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो एक लेजर, जिसको हम लेजर कहते हैं, लेजर बचपन से हम करते आ रहे हैं, आईकॉम पार्ट 1 से करते आ रहे हैं, अब माशाल्लाह बीकॉम पार्ट 2 में आ गए हैं, तो लेजर तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। तो लेजर का फॉर्मेट क्या है,